हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके एम क्या क्या है, इसकी क्या नीड है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बेनिफिट्स को। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देखिए इस स्कीम के नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्कीम किसके लिए है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम का मेन अगर आप बोले एम क्या है, कि उसका एम है मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना ताकि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके। इसका बजट कितना रखा गया है, तो इसका बजट रखा गया है 1 लाख करोड़ का। ठीक है, अब अगर हम इसके की फीचर्स देखते हैं तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को हम AIF के नाम से भी जानते हैं। इसका लॉन्च ईयर क्या है, इसका लॉन्च ईयर है जुलाई 2020। ये इसका फोकस्ड एरिया क्या है, तो भाई इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये क्या दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। और ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, तो देखिए ये फ्रॉम 2020 टू 2032 तक की स्कीम है, मतलब ये टोटल 13 साल तक की स्कीम है। अब मैंने आपको बताया कि इसका बजट कितना रखा गया है, 1 लाख करोड़। यार तो एक बहुत बड़ा बजट होता है ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इतना बजट निकाल रहे हैं तो जिस साल में उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी उसी साल में उन्होंने पूरा पैसा या पूरा लोन एक साथ दे दिया। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक एक साल में क्या करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट डिसबर्स करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट सैंक्शन करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला ईयर था 2021, इन्होंने सबसे पहले कितना 4000 करोड़ सैंक्शन किया। फिर जो नेक्स्ट ईयर था 21 से 22, ठीक है, उसमें उन्होंने 16000 करोड़ का सैंक्शन किया। फिर 2022 से 23 टू 25 से 26 इन्होंने हर साल मतलब 20,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं ना। प्रत्येक 4 साल में इन्होंने 20,000 करोड़ का सैंक्शन किया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो 13 साल की स्कीम है और 25-26 में यहाँ पे आखिरी पैसा सैंक्शन हुआ। तो फिर ये 13 साल की स्कीम कैसी हुई, तो देखिए 25-26 में पैसा सैंक्शन हुआ 20,000 करोड़। फिर भाई इसमें 2 साल का क्या रखा गया है, मोरेटोरियम पीरियड रखा है, प्लस इसमें 7 ईयर्स का रीपेमेंट, मतलब लोन देने से लोन उनका पैसा वापस आने तक का पूरा टाइम रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने पैसा दे दिया अब वो कितने भी साल में आते रहे, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने बोला है कि ठीक है हम 2020 से 2026 तक हम पैसा डिसबर्स कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं, और फिर 2032 तक का हम टाइम है कि हमने जितना भी लोन दिया है हमें क्या करना है, उसका रीपेमेंट लेना है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने रीपेमेंट पीरियड भी रखा है, जो मैक्सिमम पीरियड रखा है उन्होंने 7 ईयर्स का। ओके, आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी 13 साल की स्कीम कैसे हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका एम क्या है, तो देखिए एम तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसमें क्या है, मीडियम और लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना है ताकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाए। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि फार्मर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो अपना हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है, तो वो रखे कहाँ। हम जानते हैं कि इंडिया में मेनली क्या है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। उनके पास लैंड तो है पर उनके पास अपना आउटपुट रखने की जगह नहीं होती है। तो भाई इसलिए तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात की गई है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। एसेट्स हम जानते हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, तो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स हो गए, तो इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना ही इस स्कीम का मेन एम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीड,
भाई इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? तो हम सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे 58% जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट या एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कंट्री का भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। चैलेंजेस ऑफ स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, जो मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। तो उनके पास भाई वो अपना प्रोडक्शन तो निकाल लेते हैं पर उनके पास रखने की जगह नहीं होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ पुअर कनेक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट, stagnation in agricultural investment, the role of AIF scheme in economic transformation, introducing the agricultural investment fund scheme as a solution to boost farmers income, stimulate agricultural production and enhance export। obviously फार्मर की इनकम इम्प्रूव होगी। अब आप पूछोगे मैम इसमें फार्मर की इनकम कैसे इम्प्रूव होगी? तो भाई कोई भी फार्मर चाहता है कि जब मुझे एक अच्छा रेट मिले तभी मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूं। अगर हमारे पास वेयर हाउसेज होंगे तो अपना फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस में रख पाएगा और जब उसको सही रेट मिलेगा तो वो अपना फिर प्रोडक्ट बेचेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगी, फार्मर की इनकम इम्प्रूव होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट में भी इन्हांसमेंट होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, तो ये एक मल्टी फोल्डेड ऑब्जेक्टिव्स है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबका इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। अगर फार्मर्स की बात करें, इन्हांसिंग मार्केट एक्सेस बढ़ेगा फॉर फार्मर्स, लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट, मार्केट इफिशिएंसी, मॉडर्नाइजिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मिंग फॉर प्रोडक्ट गेन। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसका सपोर्ट बढ़ेगा, है ना। रिड्यूसिंग नेशनल फूड वेस्टेज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है, अगर हम ऐसी स्कीम्स लाते हैं तो जो हमारा फूड वेस्टेज है वो कम होगा। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इम्प्रूवमेंट होगा। बैंकिंग इकोसिस्टम की बात करें तो रिस्क मिटिगेशन होगा। जो उन्होंने क्रेडिट गारंटी सिस्टम्स बना रखे हैं, आगे भी हम देखेंगे कि क्रेडिट गारंटी टर्म की क्या बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स को इससे क्या फायदा होगा? तो इट एम्पावर्स कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीस। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ AIF स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फंड एलोकेशन अंडर AIF स्कीम। सो अंडर AIF 1 लाख करोड़ रुपीज टू बी डिसबर्स्ड बाय द फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि पैसा किस तरीके से लोन का डिसबर्समेंट होगा। एंड द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड टिल 2032 to 33 ईयर। ओके, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है और क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस है वो कब तक प्रोवाइड की जाएगी? 32-33 तक प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है? तो जितने भी पर्सन्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है या जो भी स्टेक होल्डर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है सबको ही इसमें बेनिफिट मिलेगा। भले वो FPOs ले लो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सबका ही इसमें बेनिफिट रखा गया है। सबको ही ध्यान में रख के ये स्कीम बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर गवर्नमेंट हमें ये दे रही है तो इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें कितना रहेगा? 3% जो इंटरेस्ट है वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन होता है कि जैसे आपने किसी बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया, अब उस बैंक ने आपके ऊपर सपोज 11% का इंटरेस्ट लगाया, तो इस 11% इंटरेस्ट में 2% जो है वो कौन पे करेगी? गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसलिए उसको क्या बोला? इंटरेस्ट सबवेंशन, है ना। और बाकी जो 9% है वो कौन पे करेगा? वो जिसने भी लोन लिया है वो पे करेगा। तो पर्सन को कितना पे करना है? सिर्फ 9%, और बाकी जो गवर्नमेंट कितना पे करेगी? 2%। तो वैसे ही इस स्कीम में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। मतलब इसका 2 करोड़ में जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें 3% का जो इंटरेस्ट है वो कौन पे करेगा? वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, अब
जब गवर्नमेंट इतना बड़ा, 2 करोड़ भी कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, एक बड़ी रकम है, तो बैंक को भी ऑब्वियसली कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं, क्या ये पैसा हमारे पास वापस आएगा, क्या क्या श्योरिटी है कि हमारे पास पैसा आएगा। तो देखिए, इसके लिए पहले से ही गवर्नमेंट ने क्या रखा है, CGTMSE है ना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम बना रखी है। इस स्कीम के अंडर क्या है कि भाई गवर्नमेंट ने पहले ही अकाउंट्स में पर्टिकुलरली सर्टेन अमाउंट रखा है, ताकि हर बैंक को इसमें ये श्योरिटी रहे कि हाँ, जो हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है। और सेकेंड चीज कि इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट हमेशा श्योरिटी दे रही है, मैंने आपको बताया कि हाँ आपका पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, तो वो बोल रही है कि सिर्फ 2 करोड़ तक की ही क्या है, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, और 2 करोड़ रुपए तक ही आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अगर आप इससे ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो ना ही इसमें गवर्नमेंट की कोई गारंटी है, ना ही गवर्नमेंट की कोई अश्योरिटी है, और ना ही इसके ऊपर का उनको सबवेंशन मिलेगा। लिमिट क्या रख दी गई है, यहाँ 2 करोड़ लिमिट रख दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, है ना, 2 करोड़ इसकी लिमिट है। ठीक है। ड्यूरेशन की हमने बात करी, द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज 7 years, विच ऑल्सो इंक्लूडेड अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 2 years। अब मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड, है ना, कि सपोज आज आपने लोन लिया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए। अगर आपके पास पैसा होता तो आप लोन ही क्यों लेते। तो भाई आपको गवर्नमेंट को एक बैंक जो है एक रेस्टिंग पीरियड देती है कि ठीक है, आपने अगर आज लोन लिया है तो आप 1 हफ्ते के बाद पे कीजिए। तो वो जो 1 वीक का टाइम आपको दिया है वो क्या हुआ, वो हो गया रेस्टिंग पीरियड, या फिर आप उसको बोलेंगे मोरेटोरियम पीरियड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Hassle free process. The government of India supports the lending process. It does so by facilitating and speedy sanctions by user-friendly online portals. Lending institutions, the Agricultural Infrastructure Fund can be availed through several lending institutes, which include 24 commercial banks, 40 cooperative banks, and NABARD. अब इसमें मैनेजमेंट क्या है, तो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी है जो इंश्योर करेगी, है ना, टू इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक। ठीक है, चलिए अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स अंडर एलिजिबल अंडर AIF की भाई कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है। तो सबसे पहले आएगा फार्मर्स, इंडिविजुअल फार्मर भी ले सकता है, फार्मर के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, है ना, एग्री एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, लार्ज बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और स्टेट की एजेंसीज भी इसमें हो सकती है, कोई भी इसमें हो सकता है। आप याद रखिए जो भी एग्रीकल्चर में रिलेट है, एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर है, वो इस फंड का इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास प्रोजेक्ट टू बी फंडेड अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कौन कौन से प्रोजेक्ट है भाई, कोई से भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए वायबल प्रोजेक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट ला दिया कोई सा भी और उसमें कुछ ऐसा हमें प्रॉफिट दिख नहीं रहा है और उसको फंड नहीं, वो प्रॉपर अच्छे से सही से बना हुआ वायबल प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी थी, सप्लाई चेन सर्विसेज, वेयर हाउसेज, साइलॉस, है ना। उसके बाद वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रेसिजन एग्रीकल्चर, प्रोजेक्ट्स ऑन हब एंड स्पोक मॉडल्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले फार्मर की इनकम बूस्ट होगी। ये कैसे होगी मैं आपको भी डिस्कस कर चुकी हूँ। रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ऑब्वियसली हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस होंगे। इम्प्रूव द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, यही तो हम चाहते हैं कि हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है एनकरेज कम्युनिटी फार्मिंग, रिस्क मिटिगेशंस, कंज्यूमर बेनिफिट्स। ठीक है, आई होप कि अब मुझे इसको एक एक बेनिफिट को समझाना नहीं है। आई होप कि आपको इजीली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ना।
फिर भी रिस्क मिटिगेशन हम देखते हैं क्या, क्रेडिट गारंटी, इंसेंटिव्स एंड इंटरेस्ट सबवेंशन रिड्यूस द रिस्क फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इनेबलिंग देम टू एक्सपांड देयर कस्टमर बेस एंड डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज. Consumer benefit में streamlined post-harvest process result in a larger share of produce reaching market, benefit consumer with improved quality and competitive prices. ठीक है, तो आज हमने AIF स्कीम को डिस्कस किया. इसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके की फीचर्स, बोल सकते हैं क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, ये सभी हमने इसमें डिस्कस किया. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आज हमने डिस्कस किया. तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं. साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी. तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा. और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.